वेलकम टू academy-kchi.com। जिसमें आज हम बात करेंगे टेलीकॉम एंड नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के बारे में। आज से पहले मल्टीपल वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसमें हमने अक्सर बेशतर जिक्र किया है आईएसओ स्टैंडर्ड का, IEEE स्टैंडर्ड्स का या IETF स्टैंडर्ड्स का। ये तमाम स्टैंडर्ड बेसिकली होते क्या हैं, ये काम किस तरीके से करते हैं, इनको बनाया क्यों जाता है, ये हमारे किस काम आते हैं, इन तमाम बातों के जवाब मैं आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में आपको देने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो सुनने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड ये करूंगा जनाब कि ये देखें, ये राइट हैंड पे टॉप पे इस जगह पे एक वीडियो का लिंक आ रहा है OSI लेयर का, सही है। इस वीडियो को लाजमी सुनने के बाद फिर आज की वीडियो सुनना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक वे में मैंने आपको डिफाइन किया था कि जनाब स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, उनको बनाया क्यों जाता है, उनको तो बिल्कुल बेसिक और मुख्तलिफ तरीकों से मैंने आपको बिल्कुल बेसिक वे में डिफाइन करने की कोशिश की थी। वो वीडियो सुनने के बाद आप लोग आज की वीडियो देखोगे तो इंशाल्लाह आपकी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करेगी। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेसिकली स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। देखिए, पुराने ज़माने के अंदर जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनीज थी, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, हम तीन कंपनीज के नाम ले लेते हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। कंपनी ए के इक्विपमेंट भी बहुत अच्छे हैं, कंपनी बी के इक्विपमेंट बहुत अच्छे हुआ करते थे, कंपनी सी के इक्विपमेंट भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। लेकिन उनके साथ एक इशू था। इशू ये था कि कंपनी ए का इक्विपमेंट कंपनी बी के इक्विपमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, कंपनी बी का इक्विपमेंट ए और सी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, सी का इक्विपमेंट जो है ए और बी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यानी कंपनी के इक्विपमेंट जो है सिर्फ अपने ही कंपनी के इक्विपमेंट अगर आप वहां पे लगाओगे, लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंपनी ए के इक्विपमेंट इस्तेमाल करना चाह रही है, तो उसके ऊपर लाजिम हो जाएगा कि यार वो हमेशा कंपनी ए के इक्विपमेंट ही परचेज करे, क्योंकि अगर उसने कंपनी बी या सी से डीलिंग कर ली तो बकिया जो दूसरे इक्विपमेंट उसके बाद पहले से लगे हुए हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कंपनी ए का इक्विपमेंट है, फिर एक कंपनी बी या सी का इक्विपमेंट है, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी, ये लोग हार्डवेयर बहुत अच्छा बनाते थे, कोई मसला नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी इस्तेमाल करते थे, कोई मसला नहीं है, लेकिन हार्डवेयर बनाने से पहले एक पूरा डिज़ाइन बनता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है कि हाँ भाई कौन सा हार्डवेयर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, सही है। तो इन लोगों का वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेम नहीं था, तो उससे नुकसान ये होता था कि इनके इक्विपमेंट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फिर इन्होंने इसका हल निकाला कि मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल कंट्रीज जो आपस में मिलकर बैठे, उन्होंने कहा कि यार हम एक काम करते हैं, हम इस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसी को फॉलो करते हुए हम लोग नेक्स्ट टाइम कोई भी इक्विपमेंट बनाएंगे ना, हम उस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। उसको उन्होंने नाम दिया कि टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स का। अच्छा, उस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में उन्होंने क्या डिस्कस किया? उन्होंने कहा कि यार जब भी कोई इक्विपमेंट बनेगा ना तो इन इन स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा वो, और उसमें हम लोग ये चीज़ें हम लोग पहले से डिफाइन कर देंगे कि कोई भी कंपनी ये इक्विपमेंट बनाएगी उसने इन इन चीज़ों को देखते हुए अपना इक्विपमेंट बनाना है। फॉर एग्जांपल कि भाई वो सिस्टम काम किस तरीके से करेगा, उसका काम करने का तरीक़ेकार क्या होगा, उसमें आप लोग हार्डवेयर किस टाइप का इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप लोग कौन सा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप लोग कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर्स इस्तेमाल करेंगे, वो जो आप इक्विपमेंट डिज़ाइन करने जा रहे हो वो कंपैटिबल है पुराने नेटवर्क के साथ, यानी ये 5-6 बातें आपने देखनी है। इन 5-6 बातों के स्टैंडर्ड को आपने फॉलो करना है, फिर अपना नया एक इक्विपमेंट डिफाइन करना है, डिज़ाइन करना है आपने। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपने इन 5-6 बातों का ख्याल रखा है, इन बातों के जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है आपने, तो फिर इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो इक्विपमेंट डिज़ाइन होगा वो पहले से मौजूद नेटवर्क के साथ कंपैटिबल होगा, उनके साथ बात कर सकेगा, फिर दूसरे कंपनी के इक्विपमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। यानी टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स के ज़रिए हमने ये डिफ़ाइन कर दिया कि यार तमाम इक्विपमेंट आपस में एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकें। अब ये स्टैंडर्ड्स तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड बनाने का अपना अपना डोमेन है। सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है वो कहलाती है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो 140 कंट्रीज उनके रिप्रेजेंटेटिव पे मुश्तमिल है और इसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये दुनिया के अंदर हर फील्ड की,
हर फील्ड के अंदर ये अपने स्टैंडर्ड को ये लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन हो, कोई भी प्रोडक्ट बने, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सके। आपने लफ्ज़ सुना होगा कि हाँ यार हमारी कंपनी जो है ISO सर्टिफाइड कंपनी है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनती है उसके अंदर उसको बनाने के लिए हम लोग ISO ने जो स्टैंडर्ड डिफाइन किए हैं हम उनको फॉलो करते हैं। ISO वालों ने हमें सर्टिफाइड किया है, वो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर चुके हैं, यानी हमारी कंपनी है ISO सर्टिफाइड कंपनी। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बायर्स होते हैं, जितने भी कस्टमर्स होते हैं, उनको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ यार ये कंपनी जो ISO सर्टिफाइड है, इसका मतलब ये है या ये कोई ना कोई स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि ये हवा में बस अपने इक्विपमेंट बना बना के फेंक रहे हैं तो आज चले या ना चले। सही है। तो यानी इनके स्टैंडर्ड जो कंपनी ISO सर्टिफाइड होती है, इनके इक्विपमेंट को थोड़ी सी एक आपके ऊपर ट्रस्ट का लेवल आपका थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। IETF जो है एक इंटरनेट सोसाइटी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक फर्दर एक सब डिवीजन है जिसे हम कहते हैं इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इनका काम क्या है? इनका काम ये है, ये जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं वो कहलाते हैं RFC स्टैंडर्ड, और ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड बनाते हैं। आपने TCP प्रोटोकॉल पढ़ा है, आपने IP प्रोटोकॉल आपको पता है, HTTP प्रोटोकॉल आपको पता है, HTTPS प्रोटोकॉल आपको पता है, SMTP प्रोटोकॉल आपको पता है, यानी मल्टीपल टाइप के प्रोटोकॉल्स कि भाई इंटरनेट के ऊपर जो है मुख्तलिफ जो कम्युनिकेशंस होंगी किन किन प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगी, किस तरीके कार से फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस्टेब्लिश होगी, ये सब के सब स्टैंडर्ड डिफाइन करती है IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जो कि इंटरनेट सोसाइटी की एक सब डिवीज़न या एक उसकी ज़ेली तंजीम है उसकी। सही है, यानी उसकी एक फर्दर एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी देखें इसमें लिखा हुआ है मोर देन 150 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर शामिल हैं एंड 6000 इंडिविजुअल मेंबर्स हैं इन ओवर 100 कंट्रीज। तो मतलब इसके बारे में काफ़ी पूरा एक काफ़ी बड़ा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी बेस पे ये लोग पूरी दुनिया से पूरे लोग इसमें शामिल हैं और ये स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं इंटरनेट के बारे में। फिर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन ITUT क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फॉर टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स, यानी ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो टेलीकॉम इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते हैं ये लोग। ये भी अर्ली 1970 से इनका काम स्टार्ट हुआ और इसमें जो 5G का स्टैंडर्ड है वो भी इन्हीं की तरफ से डिफाइंड है। 5G टेक्नोलॉजी जो है वो भी ITUT वाले यही लोग इसको डिफाइन करते हैं, यानी ये लोग बताते हैं कि हाँ भाई इक्विपमेंट, लेट्स सपोज हम 5G के एग्जांपल दें तो भाई इसका टावर जो है कितनी हाइट का होगा, इसके टावर की जो पावर है वो कितनी होगी, वो कौन सा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करेगा, उसमें मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर कॉल किस तरह इस्टेब्लिश होगी, कॉल किस तरह डिस्कनेक्ट होगी, डेटा रेट क्या होगा। सही है, यानी इस टाइप के तमाम स्टैंडर्ड्स, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स कौन कौन से होंगे, तो ये उसमें सिंक्रोनाइजेशन किस तरीके से होगी, ये तमाम के तमाम स्टैंडर्ड A to Z ये ITUT वालों ने डिफाइन किए हैं। इसके हम बात करते हैं हम IEEE स्टैंडर्ड्स के बारे में। IEEE ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज़्यादातर हार्डवेयर साइड को देखती है कि हाँ यार जो हार्डवेयर आपका डिज़ाइन हुआ है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है और उसकी क्वालिटी कितनी है, वो एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ कंपेटिबल, वो जो हार्डवेयर है पुराने हार्डवेयर के साथ कंपेटिबल है या नहीं है। तो यानी ये हार्डवेयर के साइड पे ज़्यादा देखते हैं ये लोग। सही है, और इन्होंने एक बड़ा फेमस प्रोटोकॉल जो इन्होंने डिफाइन किया जिसे हम कहते हैं 802 स्टैंडर्ड, जो कि हमारे पास कहलाता है 800 फैमिली। 802 पे मैंने 802 प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको 800 स्टैंडर्ड के बारे में, लैंडमैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको मैंने वहाँ पे बताया। वो सारा का सारा जो स्टैंडर्ड जो है 802 फैमिली वाला जो स्टैंडर्ड है सारा ये IEEE वालों ने डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको यानी ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने ये 4 फेमस ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हमारे पास टेलीकॉम स्टैंडर्ड डिफाइन करती हैं, और इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन ये 4 बिल्कुल फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब के काम के ये अपने अपने डोमेन के अंदर मुख्तलिफ स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती हैं
और हम लोग उनको फॉलो करते हैं। उनको फॉलो करते हुए अपने इक्विपमेंट डिफाइन करते हैं, अपने इक्विपमेंट के दरमियान में अपनी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। जी ना, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऊपर जो लिंक आ रहा था ओएसआई लेयर वाली वीडियो का, उसको लाजमी सुनना है आपने, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। सही है। आई होप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।